हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धत मैथ से शुरुआत करेंगे। आपको ध्यान देना है, संख्या पद्धत चैप्टर का नाम जो अपना है संख्या पद्धत। आखिर ये संख्या क्या होती है उस पर बात कर लिया जाए। संख्याएं एक प्रतीक होती हैं, सिंबल होती हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में गणना करने के लिए या मापन करने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से संख्या का डिफिनेशन हुआ। अब बात करते हैं कि संख्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसा कि पिछले क्लासेस में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और संख्या रेखा पर किस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, कैसे निरूपित किया जाता है, आप सीख चुके हैं। तो वहीं से शुरुआत करते हुए आप सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए कि यह हमने क्या बनाया, एक संख्या रेखा। संख्या रेखा के मध्य बिंदु पर एक बिंदु जहां पे हमने क्या ले लिया, 0 या शून्य को दिखाया। अब शून्य से जब आप दाहिने तरफ बढ़ते हो, जिसे आप कहेंगे राइट हैंड साइड, यानी दाएं पक्ष की ओर जब आप चलेंगे तो इस दिशा में चलने पर हमेशा जो भी नंबर आते हैं उन नंबरों को हम धनात्मक मानते हैं। क्या माना जाता है? धनात्मक। और शून्य के बाद सबसे पहला नंबर जो आपसे मिला, मैं बोल रहा हूं धनात्मक दिशा की ओर बढ़िए। तो आप जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा नंबर मिला? 1 मिला। फिर उसके बाद आपको मिला 2, फिर उसके बाद आपको मिला 3, फिर उसके बाद 4। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर आते रहेंगे अनंतर। तब इन नंबरों के समूह को, ये जो नंबर तैयार हो गए, इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या, या इसे ही हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और या इसे ही हम, जैसा कि आप देख रहे हैं सभी नंबर धनात्मक में हैं, इसलिए ही हम इसे धनात्मक संख्या भी कहते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे जब भी गणना करने की जरूरत होती है तो हम हमेशा काउंटिंग जो गणना होता है 1 से शुरुआत करते हैं, या 1, 2, 3, 4 कुछ भी गिनना हो, आप हमेशा कहाँ शुरुआत करते हैं? 1 से। इसलिए इस नंबर समूह को, इस नंबर के परिवार को, जो संख्या हमें गणना करने के काम आता है, इसीलिए इस नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं। काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं, अर्थात गणना करने वाली संख्या भी इसे बोला जाता है। तो आप जाने जिन संख्याओं का उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, याद रहे शुरुआत पहला अक्षर जो है 1 से है, पहला नंबर 1 से। तो ऐसे सभी नंबर के समूह को हम गणना करने वाली संख्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं और धनात्मक संख्या कह सकते हैं। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए, सबसे छोटी धनात्मक संख्या बताइए, सबसे छोटी गणना करने वाली संख्या बताइए, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। और मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं होता है। हर प्राकृत संख्या के आगे एक नई प्राकृत संख्या उससे भी बड़ी होती है। यानी बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या परिभाषित नहीं है, हाँ, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम अवश्य बताते हैं कि 1 ही वह है जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। तो इस तरीके से हम जाने सबसे पहली बात कि प्राकृत संख्या क्या होता है। अब इसे एक और छोटी सी बात जानना पड़ेगा आपको कि प्राकृत संख्या को, जैसा कि इंग्लिश में नेचुरल नंबर से डिफाइन किया गया है, तो इसलिए हम कभी भी आज से अगर n लिख दें तो आप समझ जाएंगे यह प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, या नेचुरल नंबर है, या गणना करने वाली संख्याएं हैं। और इसके आगे आप हमेशा क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4।
और ऐसे अनंत तक। इस तरीके से प्राकृत संख्या के बाद जो अब हमें जानना है वो आगे देखिए, हटा दें। अब मुद्दा क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अभी आपने जाना कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अनंत तक। अब जब हम इसी प्राकृत संख्याओं के अंदर एक नए नंबर को शामिल करते हैं, लेकर आते हैं, और इस जो प्राकृत संख्याओं का परिवार है, इसी परिवार में हम कहते हैं जीरो। जरा आप भी आकर शामिल हो लीजिए। और जैसे ही जीरो इन प्राकृत संख्याओं के परिवार में शामिल हो जाते हैं तो अब तो इनका नाम बदलता है, और इस नंबर परिवार को, इस संख्या के परिवार को हम एक नए नाम देते हैं, और वो नाम होता है पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। इसलिए होल नंबर को हम या पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी के W से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, परिभाषित करते हैं। यानी W मैं जब भी लिखूं तो आप समझ लीजिएगा कि मैं किस संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं। कैसी संख्याएं हैं? तो पूर्ण संख्याएं हैं। और मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 0 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, और एक क्रम अनंत तक आगे बढ़ जाएगा। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई पूछे तो कहिएगा नहीं होता, क्योंकि हर पूर्ण संख्या से अगला वाला जो नंबर होगा वह उससे बड़ा पूर्ण संख्या होता है। इस तरीके से हम दो चीजें जाने, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। यहीं से एक छोटी सी बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि सभी पूर्ण संख्याओं के अंदर एक तो 0 है, इसके पीछे जितने नंबर हैं वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, किस फैमिली, किस परिवार से संबंध रख रहे थे? तो आप कहेंगे सर प्राकृत संख्याओं से संबंध रख रहे थे, क्योंकि पीछे 1 2 3 4 1 2 3 4 अनंत तक, और अभी आपने तो बोला कि 1 2 3 4 5 ये सभी अनंत तक के नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसलिए हम देखते हैं, यह पाते हैं कि होल नंबर जो पूर्ण संख्या है वो किसका समूह है, उसके अंदर कौन कौन आता है? तो आप कहेंगे होल नंबर के अंदर 0 तो आएगा, साथ ही साथ जितने प्राकृत संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या किसका सदस्य होता है? होल नंबर होता है। यानी सभी प्राकृत संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। लेकिन यही अगर पलट के बात किया जाए कि क्या प्रत्येक होल नंबर को, प्रत्येक पूर्ण संख्या को क्या प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? तो आप कहेंगे 0 जो है वह पूर्ण संख्या तो है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता है। इसलिए हम होल नंबर को या पूर्ण संख्या को कभी प्राकृत संख्या नहीं बोलेंगे, लेकिन प्राकृत संख्या का प्रत्येक नंबर होल नंबर में आता है, इसलिए प्राकृत संख्या को हम होल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि सारे नंबर इसमें आते हैं। ये रहा अपना दो चीजें, दो बातें हो गई। अब आगे जरा ध्यान दीजिए। अब हमें बहुत, यहाँ आप देखें कि हम इधर के सारे नंबर को इंक्लूड कर लिए, शामिल कर लिए, और इन्हें कहा गया नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। अब जब हम 0 को भी शामिल कर लिए तो यह कहलाया होल नंबर या पूर्ण संख्या। इसे हमने किस अक्षर से लिखा? W से लिखा। अब दूसरी बात आपको जानना है कि 0 के बाईं ओर, 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी बाएं पक्ष की तरफ, जब आप 0 पे खड़े होकर अपने दोनों बाजुओं को फैलाते हैं तो यह हिस्सा दाहिने साइड में होता है और यह हिस्सा बाएं साइड में होता है। इसलिए 0 के बाईं ओर के नंबर को हम हमेशा किस चिन्ह के साथ लेते हैं? माइनस चिन्ह के साथ। और कहीं न कहीं हम ये मानते हैं कि जितनी प्राकृत संख्याएं हैं इनका इमेज बनता है। इमेज माने
इनका फोटो प्रतिबिंब इधर बनता है। एक का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा -3, 2 का प्रतिबिंब -2, 3 का प्रतिबिंब -3, 4 का -4। यानी एक बात बोल सकता हूं कि सभी प्राकृत संख्याओं का विपरीत नंबर है। ये विपरीत प्राकृत संख्याएं भी इन्हें कहा जा सकता है, या आप केवल इन्हें ऋण वाली संख्या भी कह सकते हैं, या निगेटिव वाले नंबर भी बोल सकते हैं। अब जब आप जितना अभी तक आप कहां तक पहुंचे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जब आप अब होल नंबर में या पूर्ण संख्याओं के समूह में किसी और चीज को शामिल करना है, किस नंबरों को, तो आपको -1, -2, -3 और ऐसे करते करते इनफाइनाइट यानी अनंत तक के नंबर को जब शामिल कर लिया जाए, यानी सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को जब शामिल कर लिया जाता है तो एक परिवार का जन्म होता है। और इस परिवार को हम एक नया नाम देते हैं। इस परिवार का जो नाम होता है, उस परिवार का नाम हम देते हैं क्या, पूर्णांक। क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्णांक। तो 3 बातें जाने हम, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब ये पूर्णांक भी कितने कैटेगरी होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। जिस तरीके से नेचुरल नंबर को f से दिखाते हैं, पूर्ण संख्या को w से दिखाते हैं, उसी तरीके से पूर्णांक को कभी कभी i से भी दिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में हम इसे कैपिटल Z से दिखाते हैं। यानी Z से कभी लिखा जाएगा तो आप ये जान लीजिएगा कि यह Z किसको परिभाषित कर रहा है, किसके बारे में सूचना दे रहा है, तो आप कहिएगा सर Z माने पूर्णांक होता है। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उन्हें किस अक्षर से दिखाते हैं, Z से। तो पूर्णांक भी कितने प्रकार के होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप देख रहे होंगे कि पूर्णांक के अंदर सभी धनात्मक संख्याएं आ गई और सभी ऋणात्मक संख्याएं आ गई। तो इन सभी धनात्मक संख्याओं को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहा जाता है, धनात्मक पूर्णांक। और जो 0 के बाईं ओर है उन सभी संख्याओं को हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब बात आया कि इधर तो धनात्मक पूर्णांक है, इधर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो सर ये 0 क्या है। तो दोस्तों ये जो 0 है ये न तो धन है न तो ऋण है। हाँ, इसे हम पूर्णांक कह सकते हैं, इसे पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन एक बात याद रहे, 0 प्राकृत संख्या का सदस्य नहीं है। 0 किसका किसका सदस्य है, तो पूर्ण संख्याओं का सदस्य है और पूर्णांक का सदस्य है। क्लियर, आशा करता हूं ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब हटाते हैं इसे, जरा ध्यान से अब आगे बढ़िए। अब इन 3 कैटेगरी के नंबर को पढ़ने के बाद धनात्मक पूर्णांक जो आया वो कुछ और नहीं, वो प्राकृत संख्या ही था। अब हम बात करेंगे अगला जो अपना बुक के हिसाब से परिमेय संख्या। क्या भाई, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। परिमेय संख्याओं क्या होती हैं, इनका क्या प्रकृति होता है, किस टाइप की संख्याओं को अब हम परिमेय संख्या बोलेंगे, जरा उन पर ध्यान दीजिए। जब भी कोई संख्या P/Q के रूप का हो, P/Q के रूप का हो, इसे हम इस P/Q के रूप का हो, तो ऐसे रूप वाले नंबर को हम परिमेय संख्या कहेंगे। जहां कंडीशन है कुछ किस P और Q
ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? तो ये दोनों नंबर पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और अभी आपको बताया गया कि पूर्णांक में प्लस भी आता है, माइनस भी आता है और जीरो भी आता है। इस तरीके से यानी P और Q प्लस माइनस जीरो सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन एक और कंडीशन लगा दिया गया कि रुकिए, Q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी Q कहाँ है? तो आप कहेंगे सर ये तो नीचे है, हर के पास है, हर के जगह पर है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हर वाला नंबर होगा वो कभी जीरो नहीं होगा। अब बात आया सर ऐसा क्या बात हो जाएगा कि Q के जगह अगर जीरो आ जाए तो कोई गुनाह हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए कि और परिमेय संख्याओं को हम जिस तरीके से सभी नंबर को, सभी संख्या परिवार को हम L से दिखाए, नेचुरल नंबर को या प्राकृतिक संख्या को, W से पूर्ण संख्या को, Z से पूर्णांक को, ठीक उसी प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को Q से दिखाते हैं। परिमेय संख्याओं को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या होगा समस्या कि Q बराबर अगर P के जगह 5 एक पूर्णांक हो जाए और Q के जगह क्या एक पूर्णांक हो जाए? जीरो हो जाए, तो इस केस में समस्या क्या हो जाता है कि 5 में जब हम किसी भी नंबर में, समझ लीजिए कोई भी नंबर, जरूरी नहीं कि 5 हो, कोई भी नंबर हो और उस नंबर में जब हम जीरो से भाग देते हैं तो हमको कुछ मिलना चाहिए ना। तो जो हमें मिलता है वो अनंत मिलता है। अनंत माने अपरिभाषित मिलता है, हमें अपरिभाषित मिलता है। अब आप कहेंगे एक कौन सा नाम है? अपरिभाषित माने कि हमें क्या मिलता है उसकी हम परिभाषा ही नहीं दे सकते हैं, अर्थात इस सिंबल को हम अनंत कहते हैं। इसलिए ऊपर में कोई नंबर हो चलेगा, कोई संख्या हो चलेगा, P और Q पूर्णांक हो चलेगा, लेकिन नीचे कभी भी शून्य से भाग नहीं देंगे, क्योंकि शून्य से भाग देने पर हमें अनंत मिलता है और अनंत मिला तो उसका मतलब कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए ये कंडीशन लगाया गया कि आप Q के पास कभी भी जीरो नहीं रख सकते। इस तरीके से आप परिमेय संख्याओं के बारे में भी जान गए। अब बात आता है, जरा संख्या रेखा को बनाता हूं और उस पर आप जरा ध्यान दीजिएगा। आपने लिखा 0, 1, 2, 3 और 4 एंड सो ऑन, और उसी तरीके से -1, -2, -3, -4 और अनंत तक इधर चले जाते हैं। इधर हम प्लस अनंत तक जाते हैं, इधर हम माइनस अनंत तक जाते हैं। अब मैं पूछूं क्या संख्या रेखा पर स्थित सभी नंबर के बारे में आप बात कर लिए? तो आपका जवाब होगा सर हम 1, 2, 3 इस तरीके से पूरे नंबर इधर बात कर लीजिए, और जीरो का बात हो ही गया होल नंबर के अंदर, और ये सभी माइनस वाली संख्याओं को तो आप बता ही चुके कि सभी माइनस, सभी प्लस और जीरो मिलकर क्या बनता है? एक पूर्णांक बनता है। तो मुद्दा आया, क्या सभी नंबर के बारे में बात हुआ? जी नहीं बात हुआ। आप देखिए 1 और 2 के बीच में अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि 1.5 आता है, जिसे हम लिख सकते हैं 3/2। यानी 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है और 1.5 को 3/2 अर्थात 3/2 लिख सकते हैं। हिंदी बोलूं तो 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है, और 1.5 को 1 रुपया 50 पैसा हम बोल सकते हैं, और इसे 3 का आधा बोल सकते हैं। अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक दो नंबरों के बीच में हमारे पास अनंत नंबर हैं। इतने नंबर हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इस तरीके से अभी हम पूरे नंबर, पूरी संख्याओं का जिक्र हम नहीं किए हैं। क्लियर? अब इसी तरीके से अब बात यह है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं?
तो जी बिल्कुल, देखिए पूर्णांक के अंदर सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं, इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं। दूसरा सवाल कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं कहाँ से चालू होती है? जीरो से। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो जी बिल्कुल, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के अंदर कौन कौन आ जाता है? सभी प्राकृत संख्या भी आते हैं और पूर्ण संख्या भी आते हैं। अब जो अपना अगला जिस पे हमें काम करना है, जिस प्रश्नों से डील करना है, हम इस प्रत्येक दो नंबर, किसी दिए गए दो नंबरों के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। जैसे मैं पूछूं कि 2 और 3 के बीच में क्या कोई परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, 2 और 3 के बीच में 2.5 होता है, और 2.5 को हम बोल सकते हैं 5 का आधा, यानी 5 का आधा क्या होता है? 2.5 होता है, और 5/2 लिख सकते हैं 2.5 को, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए दो संख्याओं के बीच में हमें एक तीसरा परिमेय संख्या मिलेगा, और इस तरीके से करते करते हम अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं ये सभी बातें समझ आई होंगी। एक क्वेश्चन और रह गया जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है कि क्या जितने भी पूर्णांक हैं उन सबको क्या हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? क्या जितने भी पूर्णांक हैं क्या सबको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्राकृत पूर्णांक के अंदर क्या आता है? प्राकृत संख्या आता है, तो 1 2 3 ऐसे। क्या आप इन सभी नंबरों के नीचे, संख्याओं के नीचे 1 नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो p/q के रूप में क्या आप नहीं लिख पा रहे इनको? इस तरीके से हमें पता चला कि सभी प्राकृत संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जरा जीरो को देखते हैं। क्या शून्य को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो आप जरा देखिए, 0/1 लिख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको बोला गया है p और q होना चाहिए, p/q। q के जगह केवल 0 नहीं होना चाहिए। p के बारे में नहीं बोला गया है, p के बारे में कहीं नहीं बोला गया है कि 0 मत रखिएगा, यानी q के जगह हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि p के जगह 0 रख सकते हैं क्योंकि p एक पूर्णांक है और 0 भी एक पूर्णांक होता है। लेकिन q के जगह 0 नहीं रख सकते, क्योंकि q नीचे हर के पास होता है, हर के स्थान पे होता है, और कोई भी चीज हर पे जाता है तो अपरिभाषित कर देता है। इसलिए यहाँ पे क्लियर हो गया कि 0 1